सारा सिस्टम रुक जाएगा। सब यहाँ से हट जाए, यहाँ मत बोले, कोई आए नहीं। पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि बाएं स्टेज के दाएं और बाएं तरफ दोनों जगह व्यवस्था बनाए। जो भी टेंट के इस पाइप के ऊपर चढ़े हुए हैं, सब भाइयों से अनुरोध है कि गिर जाएंगे, लग जाएगी, आप हमारे ही हैं, आप नीचे उतर जाएं। अब मैं मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। जन संघर्ष यात्रा के कार्यक्रम में 130 किलोमीटर की लंबी तपती धूप में यात्रा करके आए हिंदुस्तान के युवा हृदय सम्राट 36 कौम की आवाज हमारे लाडले सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी हेमाराम जी, हमारे विधानसभा के साथी विधायकगण, सम्मानित मंच, आज का ये कार्यक्रम पायलट साहब पिछले 25-30 साल के अंदर मीटिंगें हमने सभाएं बहुत देखी है, ऐसा जज्बा, ऐसा जोश मैंने आज पहली बार देखा है। मैं बताना चाह रहा हूं हिंदुस्तान के नेताओं को, जो लोग हमारी राजस्थान सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है, सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया। धारीवाल जी बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छू को पानी पिला दिया। धारीवाल जी, राजस्थान की प्यासी जनता को पानी पिलाओ, हमारी राजस्थान की जनता मई जून में प्यासी है, इसको पानी पिलाओ। आपके ऑफिस में से कोई भी फाइल भ्रष्टाचार के बिना नहीं निकलती। आपके ऑफिस में से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूछा, शिक्षा मंत्री डोटासरा जी थे, शिक्षकों का सम्मेलन था और पूछा कि ट्रांसफर बिना पैसे होते हैं क्या? बोला नहीं होते। मास्टरों के ट्रांसफर पैसे बिना नहीं होते। भरत सिंह जी कुंदनपुर 3 साल से विधानसभा में नहीं आ रहे, चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है। भरत सिंह जी चिल्ला रहे हैं, धारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, प्रमोद जैन भाया खा गया, भाया ने भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। सुनने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लौटाऊंगा। मुख्यमंत्री जी, आपके और वसुंधरा जी के साथ ही कोरोना होता है। कोरोना, मुख्यमंत्री जी का कोरोना होता है, उसी टाइम में वसुंधरा जी का कोरोना। ये मिली जुली सरकार। मुख्यमंत्री जी, आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए, वो कौन सी जादूगिरी थी? ये उनका मेरे पास हिसाब और सबूत है, हमारे पास सबूत है।
भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। किससे? राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री। अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है, मेरे पास सबूत है, उनको भी पैसा लौटाओ। आप हेमाराम जी जैसे पाक दामन आदमी पर दाग उठाते हो। मैं कहता हूं भरत सिंह जी कहां है, हेमाराम जी कहां है? अरे इस आदमी पर 100 करोड़ रुपए की जमीन 25 करोड़ रुपए लगा के, और मैं कहता हूं पायलट साहब, राजस्थान में कहीं भी चले जाना लाखों की संख्या में नौजवान खड़ा है। और हमारे गहलोत साहब बोलते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। गहलोत साहब 21 पर आ गए थे, 21 पर। पायलट साहब ने आपको 100 पर पूछा के मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाके एक एक नौजवान का विश्वास लिया और ईमान लेके आपको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में गहलोत साहब ने तो विपक्ष पायलट साहब को ही मान रखा है, विपक्ष नहीं है। गहलोत साहब का विपक्ष सिर्फ पायलट साहब है। मैं कहता हूं पायलट साहब लाखों की नहीं करोड़ों नौजवान आपके साथ है। और हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता का एकमात्र आशा की किरण आप हो। इस राजस्थान के नौजवान के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, बचाओ इसको। इस नौजवान के सपनों को बचाओ। ये 36 कौम का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है। और मैं कहता हूं आप हमारे नेता हो, जो भी फैसला करेगा वो मंजूर है। लेकिन मैं कहता हूं फैसला वो करना, 2023 का फैसला ये जनता, ये नौजवान करेगा। आपके 24 घंटे के अल्टीमेटम पर लाखों लोग आ जाते हैं, जगह कम पड़ गई। जनता पायलट साहब को सुनना चाहती है। लेकिन मैं तो एक ही बात कह देता हूं, हमारी सरकार कर्नाटक की सरकार का जो 40% भ्रष्टाचार का मामला था उससे बाहर जा रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमने। हमारा अलाइनमेंट खराब है, पायलट साहब ठीक करो। धारीवाल का अलाइनमेंट खराब है, उसको भी ठीक करो। अरे बुड्ढो बावड़ो गो। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच के ऊपर राजस्थान के किसान नेता, हमारे वयोवृद्ध नेता, किसानों की आस, किसान के हितैषी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह जी का मंच पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौधरी नारायण सिंह जी वो किसान नेता हैं जो किसान के लिए लड़ते लड़ते आज इस उम्र का पड़ाव तक पहुंच गए। वो करीब 7 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और आज सचिन पायलट जी के आह्वान पर इस सभा को संबोधित करने के लिए
चौधरी नारायण सिंह जी आपके बीच में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी से, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। हमारी आशाओं के केंद्र बिंदु सम्मानीय पायलट साहब, राजस्थान के वयोवृद्ध किसान नेता, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एकमात्र उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी चौधरी, मेरे 1980 से साथी विधानसभा के वर्तमान मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, छोटे भाई राजेंद्र बूढ़ा जी और मंच पर विराजे सभी सम्मानित नेतागण, सभी विधायकगण, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकारगण, मुझे प्रसन्नता है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पूरी वक्ताओं ने काफी विस्तार से चर्चा की है। पायलट साहब, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। आप रामायण काल से देखिए, जब भी कहीं अन्याय और भ्रष्टाचार होता है, कोई ना कोई नौजवान जन्म लेता है और वो आगे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करता है। मित्रों, भगवान राम ने अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण को मारने के लिए पदयात्रा की थी और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन जी ने पदयात्रा करके एक शुरुआत की है। मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से सचिन जी अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे, इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मित्रों, ये काफिला केवल सचिन जी का काफिला नहीं है। सचिन जी के प्रति आकर्षण है, सचिन जी को नेता मानते हैं, सचिन जी से उम्मीदें हैं इस प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को। लेकिन सचिन जी, ये काफिला ये भी साबित करता है कि इन लोगों के दिल और दिमाग में बड़ी कुंठा है। 4 वर्ष पहले आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, बीजेपी की सरकार को हटाया और उसके बाद संघर्ष का परिणाम नौजवानों ने दिया कि कांग्रेस की सरकार बनाई। आज हमारी सरकार के किए हुए पुराने वादों को याद दिलाने की बात आई है। कांग्रेस का जब चुनाव होना था, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, बड़े नेताओं ने कहा था भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच हम करेंगे। ये भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच की बात सचिन जी कांग्रेस नहीं कर रही है खाली। मुझे याद है 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप तत्कालीन भाजपा सरकार पर कैलाश मेघवाल जी ने लगाया था, जो केंद्र में मंत्री थे। उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। हमने भी वादा किया था भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, तो हमारा धर्म बनता है हम भ्रष्टाचार की जांच कराएं। मित्रों, भ्रष्टाचार कहां कहां है, इसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अभी भाई राजेंद्र गुड़ा कह रहे थे हमारी सरकार के मंत्रियों पर अंगुली उठा रहे थे। भ्रष्ट सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, विरोध में हो, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया है, करते रहना है और जांच सबकी होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जब सचिन जी निकले हैं, सचिन जी जब निकले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, तो नौजवान कहता है सचिन जी आज भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने आप निकले हैं, तो इस प्रदेश का नौजवान आपकी तरफ देखते हुए कहता है बेपर्दा निकले हो सर्द हवाओं में, क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में। सचिन जी यदि कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, तो लोग कहते हैं कि ये बगावत कर रहे हैं।
सचिन जी कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करो, तो लोग कहते हैं ये भाजपा से मिले हुए हैं, उस पर जाने वाले हैं। सचिन जी कदम उठाते हैं नौजवानों को, किसानों को लड़ाई के लिए खड़ा करने का, तो लोग कहते हैं ये गलत कर रहे हैं। सचिन जी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती। मित्रों, समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। जब जब भी नौजवान खड़ा हुआ है, तब तब सत्ताएं बदली हैं, सरकारें बदली हैं और नई चीज सामने आई है। राजस्थान में भी आज वो वक्त, इस 45 डिग्री की गर्मी में, तपतपाती धूप में महिलाएं घर छोड़ करके आई हैं, बुजुर्ग घर छोड़ करके आए हैं, मजदूर मजदूरी छोड़ करके आए हैं। क्यों? वो आपसे संदेश लेना चाहते हैं कि आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे साथ जब लड़ाई में हम शुरू हुए हैं, हेमाराम जी जुटे, नारायण सिंह जी साथ आए, कई और बुजुर्ग साथ आए। भाई, राम जी की फौज में जामवंत भी थे रास्ता बताने के लिए। रामचंद्र जी ने जो लड़ाई लड़ी, न उसमें जयपुर का राजा साथ था, न जोधपुर का राजा साथ था, न अयोध्या का राजा साथ था, न कहीं का नवाब था। कौन थे? बंदर थे, भालू थे। बंदर कौन? नौजवानों का प्रतीक। और रामचंद्र जी की उस लड़ाई में किसी ने उनसे हथियार नहीं मांगा, बंदर अपना गोटा साथ लेकर आया था। ये नौजवान भी अपना गोटा साथ लेकर आपके साथ चलेंगे। लंबी बात कहने का अवसर नहीं है, काफी नेताओं को बोलना है, सचिन जी को भी आपको सुनना है। मैं केवल 2 बात निवेदन करना चाहता हूं। ये संघर्ष सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष 2 बात का है। हम सब लोग संकल्प लें कि राजस्थान से आवाज उठे और हम सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हाथ मजबूत करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरा नौजवान हमारे साथ सचिन जी लड़ रहे हैं। दूसरी, आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे लगे हैं, जिनको हमने परखा और देखा है, उन भाजपा के लोगों को सुपड़ा साफ भी आपको करना है। कांग्रेस की सरकार हमको बनानी है और नौजवानों के हाथ में सरकार सौंपनी है। इतना कह करके आपने समय और सम्मान दिया, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दीपेंद्र जी। सभा तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी महासभा, ऐसी नौजवानों की महासभा मात्र 48 घंटे के आह्वान पर ऐसी सभा कभी नहीं देखी। मैं सचिन पायलट जी का एक बार जयकारा लगाऊंगा। सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो। अब मैं आपके बीच मारवाड़ के नेता, किसान नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान कैबिनेट मंत्री और पायलट साहब ठीक कहते हैं, 125 करोड़ का दान करने वाले दानवीर, ऐसे महान नेता को आपके विचार में आदरणीय हेमाराम जी से कहूंगा कि सभा को संबोधित करें। जन जन के प्रिय, आम जन के दिलों पे राज करने वाले सचिन पायलट साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज यहाँ पर जनसंघर्ष यात्रा के समापन के अवसर पर यहाँ ये जो सभा हो रही है, इस सभा में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, इस प्रकार का जन सैलाब मैंने तो आज दिन तक कभी भी किसी सभा में नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां होती है,
दिल्ली में भी होती है पूरे देश की रैली, राजस्थान में पूरे प्रदेश की रैली होती है, लेकिन आज की जो सभा और जो उपस्थिति है ये अपने आप में एक मिसाल है। और दिल्ली में और प्रदेश में जो पार्टी की सभाएं होती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसमें जुट जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने इस रैली में आने से लोगों को रोकने के लिए भी प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अब इससे ज्यादा और क्या है? इससे भी अगर हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर हमारी आंख कब खुलेगी? फिर तो 23 के चुनाव के बाद में खुलेगी, और बाद में आंख खुलेगी तो वो कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए अभी से समझ जाएं, संभल जाएं। आज ये सोचते हैं जो सत्ता में बैठे लोग कि हम अकेले ही 23 की सरकार वापस बना लेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता। कैसे बना लिए? जन सैलाब जो यहाँ बैठा है, ये इसकी आप अनसुनी करोगे, इसको साथ लेके नहीं चलोगे, आप अकेले चलोगे, एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करोगे, कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। आप एक हाथ से ताली बजा के बता देना हमको, एक हाथ से ताली बजा के बता देना, मैं बता दूंगा एक हाथ से ताली बजी कि नहीं बजी, जो समय आएगा। इसलिए अभी समय है, सोच लो। मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान में आखिरी सरकार है किसकी? राजस्थान में सरकार है किसकी? हमारे सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार को बचाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। तो क्या ये वसुंधरा राजे की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? यह बात मेरे समझ के परे है, ये बात मेरे समझ के परे, और मेरी ख्याल से आम जनता के ये बात समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके साथ में कोई भाजपा का व्यक्ति साथ देता है तो वो व्यक्ति बहुत ही बोल्ड होता है। धौलपुर की विधायक नाम भूल गए थे मुख्यमंत्री जी, फिर बाद में किसी ने बताया, नाम तो ध्यान नहीं रहा, फिर कहा शोभा रानी। वो बहुत बोल्ड लेडी है, क्योंकि वो बीजेपी को छोड़ के आपके साथ खड़ी है, इसलिए वो बोल्ड है। और हमने सिर्फ राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात की, तो कांग्रेस में अगर कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात करना ये अपराध है क्या? अगर ये अपराध है तो ये सारी जनता ये भी अपराध में शामिल है। आप अकेले हेमाराम को सजा दे सकते हो, अपराधी घोषित कर सकते हो, प्रदेश की सारी जनता को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। आज अगर हम मुख्यमंत्री जी के वहां जाकर के दंडवत करें तो ईमानदार, कल मुख्यमंत्री के मुंह से हेमाराम को ईमानदार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जी की हम जय जयकार नहीं करें तो हेमाराम साहूकार नहीं है। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ तक का भी कई बार नाम लिया, कई बार मीडिया वालों साथियों को, सबको, जनता को, सबको पता है। पता नहीं किसने कितना लिया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100, 200 करोड़ लेवनी, कौन? नाम ही तो लेना है। और अगर हम भ्रष्ट हैं, इतने पैसे लिए हैं हमने, तो आपकी सरकार में हमको मंत्री लेके बैठे हो हैं? आप किस पे आरोप लगा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बैठे लोग खुद अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे समझ के परे की बात है। आप मुझे आज ही सरकार से बाहर कर दीजिए अगर आपको ये लगता है हमारा हम भ्रष्ट है। कोई जरूरत नहीं सरकार में, कोई जरूरत नहीं है सरकार में मुझे रखने की, ना मुझे सरकार में रहने की कोई ख्वाहिश है। मुख्यमंत्री जी, ये सत्ता आपको इसलिए नहीं सौंपी जनता ने, ये सत्ता इसलिए सौंपी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ईमानदारी का शासन होगा, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी। लेकिन पारदर्शिता कैसी है वो आप देख रहे हो। राजेंद्र जी गुड़ा ने पारदर्शिता के बारे में आपको बता दिया। एक 2 मिनट और लो।
एक बार एक देश के बादशाह का देहांत हो गया, उसके पीछे उसकी औलाद नहीं थी, उसका उत्तराधिकारी तय करना था, किसको करें। उसके परिवार के रिश्तेदार सब झगड़ने लगे, वो कहता मैं राजा बनूं, वो कहे मैं राजा बनूंगा, कोई निपटारा नहीं हुआ। तो बाद में ये तय हुआ कि बाज है, बाज को माला दे दो, बाज जिसके गले में माला डाल देगा वो बादशाह हो जाएगा। देश के अंदर एक गुंडों की गैंग थी, गुंडों की गैंग का एक सरदार था, उसके अधीन गुंडों की गैंग थी। वो गुंडों की गैंग का सरदार वो भी वहां पहुंच गया कि अभी माला क्या पता बाज मेरे गले में ही डाल दे, मैं ही बादशाह हो जाऊं। उस बाज ने वास्तव में उसके गले में माला डाल दी और वो देश का बादशाह बन गया। पर बताऊं उस बादशाह की बात, वो देश का बादशाह बना तो उसने क्या किया। कुर्सी पे बैठते ही पहला हुक्म उसने ये दिया, जो उसकी गैंग के गुंडे थे उन सबको, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि उनको सबको जेल में बंद कर दो, क्यों उसके लिए मुझे कोई सबूत की, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, उसको मैं जानता हूं। और अब मैं पहले गुंडों की गैंग का सरदार था, लेकिन अब मैं देश का बादशाह हूं, इसलिए देश में इस देश को चलाना है तो गुंडों का खात्मा करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं चल पाएगा। ऐसा उसने कदम उठाया। उसने भी तो मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुखिया बने हो, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपकी चापलूसी करते हैं, जो आपका गुणगान करते हैं और आपका गुणगान करके चापलूसी करके इस प्रदेश को लूट रहे हैं, उनको आप जेलों में डालो। ये काम आपको करना चाहिए। जिस जगह आपने उनको पूरी खुली छूट दे दी, जिस प्रकार से बादशाह का मैं कह रहा हूं, जो गुंडे वो थे वो बड़े खुश हुए बादशाह बना। उस समय वो गुंडा बादशाह बना नहीं देश का, बहुत खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया, पर उनको जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने पुलिस वालों से कहा, कह रहे हमारे को बादशाह से मिलाओ तो सही। तो कहा भाई मिला देंगे, बादशाह से कहेंगे, हुक्म देंगे। तो उन्होंने पुलिस वालों ने बादशाह को कहा, कभी इनका निवेदन है कि एक बार बादशाह से मिला दो हमको, बस इतना सा कर दो। तो भाई ले आओ, मिला दो। वो उन सबको गुंडों को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, पहले मैं तुम्हारी गुंडों की गैंग का सरदार था, अब मैं गुंडों की गैंग का सरदार नहीं हूं, इस देश का बादशाह हूं। देश की बादशाह की हैसियत से फैसले करूंगा, तुम्हारे कहने से फैसले नहीं करूंगा। तुमको जेल में डालना मेरा धर्म था, मैंने मेरा धर्म निभाया। इस प्रकार के प्रदेश के बादशाह को अपना धर्म निभाना चाहिए। धर्म से हट करके अगर काम करते हैं तो उसको ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब भी इस प्रकार जन सैलाब उबड़ा है, परिवर्तन आया है, ये मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 77 से देख रहा हूं, 77 80 से देख रहा हूं। उसके बाद में कई परिवर्तन देखे, समय की कमी है, और भी कुछ कहते थे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार आप ये छाया तो बहुत कम पड़ गई, लोग सब इस धूप में खड़े हैं, छाया में ही नहीं बैठे लोग तो, और धूप में खड़े हैं। कौन इनको लाया? कोई नहीं लाया, अपने आप आए, सब अपने आप खर्चे से, अपनी मर्जी से, किसी ने किसी को। हमको तो रोका पायलट साहब ने, हमको कहा इस जनसंघर्ष यात्रा में एमएलए एमपी को शामिल नहीं करेंगे। हम तो आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रोका। एमएलए एमपी कोई जनसंघर्ष यात्रा में शामिल नहीं था। फिर भी जनसलाब तो नहीं रुका, इनके साथ रहा। आज मेरे से भी नहीं रह गया, आज मैं भी थोड़ी जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि प्रदेश की जनता तो सब पायलट साहब के चली गई, साथ जुड़ गई, अब पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो अपन पीछे क्या करेंगे? इसलिए अपने को इनके साथ रहने में ही फायदा है। इसलिए जो ये लोग आज सोच नहीं रहे हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, थोड़ा सोच लें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा अपना दिमाग को भी काम में लें कि आने वाले समय में क्या है। पिछले चुनाव में 21 सीटें आई, 21 कांग्रेस की। ऐसी स्थिति कभी मेरी ख्याल से 52 से आज दिन तक मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी तो आप बता दें। उसको वापस किसने लाया? राजस्थान में इन्होंने संघर्ष किया। उस सब संघर्ष की कहानी बताऊं, इतना समय नहीं है। इनके संघर्ष, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से राजस्थान में सरकार बनी है। लेकिन फिर भी हमें अगर इस तरह से कष्ट सहना पड़े, हमें सुनना पड़े, तो ये बहुत ही
शर्मिंदगी की बात है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं दलितों की आवाज उठाने वाले युवा विधायक भाई वेद सोलंकी जी को आह्वान करूंगा कि वो सबों को संबोधित करें, समय का ध्यान रखें, दलित की आवाज मजबूती से रखें। राजस्थान के यहाँ पे तो हिंदुस्तान के नेता पायलट साहब, किसानों के नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय नारायण सिंह जी, सम्मानीय हेमाराम जी, दीपेंद्र सिंह जी, मंच में विराजमान तमाम नेतागण, उपस्थित नौजवान साथियों, सारी बातें तो हो गई। मैं तो सिर्फ पायलट साहब से एक बात पूछने आया हूं कि आप इन कार्यकर्ताओं की परीक्षा कितनी देर कब तक लोगे और क्या लेना चाहते हो और कब तक लेना चाहते हो, ये बता दो। बार बार हम कह चुके, अभी मीडिया के सामने सम्मानीय नारायण सिंह जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में फोन लगाया और पूछा भाई कि पैसे का हिसाब तो हम दे रहे हैं, मैं आ जाऊं क्या? तो आज तक तो बुलाया नहीं। ये मीडिया वाले साथी सुन रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएं तो मुझे बुला लेना, पूरा हिसाब देंगे। और आप 10-10, 15-15 करोड़ की बात कर रहे हो। आप बता दो कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री कब बनाओगे, हम दे देंगे। ये जनता सब कुछ देना चाहती है आपके लिए, तन मन और धन देना चाहती है। इनकी परीक्षा ज्यादा मत लो। पायलट साहब, समय मजबूत होता है और ये चेहरे की चमक भी समय के अनुसार होती है। जिस चेहरे की चमक से हम जीत के आए उसको फीका नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं, अगर आपका चेहरा नहीं होता तो मैं विधायक नहीं होता। तो ऐसे चेहरे को कुर्बानी नहीं देने देंगे, किसी भी कीमत पे कुर्बानी आपकी नहीं देने देंगे। आप सिर्फ ये बता दो, लोग हजारों किलोमीटर से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर से आपके साथ पैदल चलने आ रहे हैं। मेरे जैसा साथी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, आप 150 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ये नौजवान साथी अपने पांव के छाले भूल गए। ये सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। और इनमें एक ही ललक है, जो ये धूप में खड़े हुए साथी हैं, ये चाहते हैं पायलट साहब आज कुछ काम करें, इनका दिल ठंडा हो इस गर्मी के अंदर। नहीं, ये गर्मी जो इनके अंदर पड़ी हुई है, ये पार्टी को खत्म कर देगी। इनके दिल को ठंडे करने की बहुत जरूरत है। हमने कहा था रंधावा के सामने, रंधावा जब बैठे हुए थे, हमने उनको बताया कि ये समस्याएं हमारी हैं। प्रभारी जी ने पूरी समस्याएं हमारी सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी पायलट साहब एक भी काम नहीं किया। बैठने के बाद किसी विधायक से काम नहीं किया। और हमने कहा कि साहब, बिना पायलट साहब के सरकार नहीं आएगी। उन्होंने मुझे कहा कि चाकसू में बीजेपी बोल रही है। मैंने कहा मेरे यहां तो बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस कहां से की बोल रही है, आप वो बता दो। वो सीट बताओ जहां से कांग्रेस बोल रही है। ये कांग्रेस एक ही, जहां पायलट
तो ऐसे चेहरे को कुर्बानी नहीं देने देंगे, किसी भी कीमत पे कुर्बानी आपकी नहीं देने देंगे। आप सिर्फ यह बता दो, लोग हजारों किलोमीटर से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर से आपके साथ पैदल चलने आ रहे हैं। मेरे जैसा साथी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, आप 150 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ये नौजवान साथी अपने पांव के छाले भूल गए, ये सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। और इनमें एक ही ललक है, जो ये धूप में खड़े हुए साथी हैं, ये चाहते हैं पायलट साहब आज कुछ काम करें, इनका दिल ठंडा हो इस गर्मी के अंदर। नहीं, ये गर्मी जो इनके अंदर पड़ी हुई है, ये पार्टी को खत्म कर देगी। इनके दिल को ठंडे करने की बहुत जरूरत है। हमने कहा था रंधावा जी के सामने, रंधावा जी जब बैठे हुए थे, हमने उनको बताया कि ये समस्याएं हमारी हैं। परिवारी जी ने पूरी समस्याएं हमारी सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी पायलट साहब एक भी काम नहीं किया, बैठने के बाद किसी विधायक से काम नहीं किया। और हमने सरकार नहीं आएगी। उन्होंने मुझे कहा कि चाकसू में बीजेपी बोल रही है। मैंने कहा मेरे यहां तो बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस कहां से की बोल रही है, आप वो बता दो, वो सीट बताओ जहां से कांग्रेस बोल रही है। ये कांग्रेस एक ही जगह से बोलेगी जहां पहले किसी व्यक्ति को कि ये आम सभा किसान और नौजवान की आम सभा है, इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश ना करें। आप सब जिम्मेदारी से 10 मिनट मेरी बात सुनने की कृपा करें। दोस्तों, आदरणीय नारायण सिंह जी आज इस सभा में आए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय नारायण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजा के आदरणीय नारायण सिंह जी का आप स्वागत करें। आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, सम्मानीय राजेंद्र गुर्जर जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब, खिलाड़ी बैरवा साहब, सुरेश मोदी जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, गिरिराज मरिंगा जी, इंद्रराज गुर्जर साहब, जीआर खटाना जी, वीरेंद्र चौधरी साहब, अमर सिंह जाटव साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, वेद सोलंकी जी, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई साहब, महेश शर्मा जी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा जी, हमारे यूनिवर्सिटी के नौजवान अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, लक्ष्मण गाता जी, सरोज मीणा जी, जालौर से अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, चुनीला राजपुरोहित जी, ओम प्रकाश मामू जी, शेर सिंह सूपा साहब, विद्याधर जी, महेंद्र सिंह रलावता जी, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा साहब, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, भीमराज भाटी साहब, गजेंद्र सांकला जी, अजय बोरा जी, पूर्व विधायक नमल किशोर मीणा जी, शोभा सोलंकी जी, पूर्व विधायक रामनारायण जी, विजय जैन साहब, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी, मुकेश शर्मा जी, पूर्व पार्षद सुभाष मील साहब, मनीष यादव जी, आबिद कागजी साहब, ओम बिश्नोई जी। और इस जन संघर्ष यात्रा के समापन में आज आप सब लोग, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, जो इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए हो, मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने मंच पर अपनी बात रखी। मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं क्या परिस्थितियां पैदा हुई, राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ, जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला। आप सब जानते हो, जब 2013 में हमारी सरकार राजस्थान से हटी थी, उस समय 200 में से कांग्रेस के मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने
मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का अध्यक्ष बनना है। और इतिहास गवाह है, मंच पर तमाम हमारे साथी बैठे हैं, आप सब ने देखा 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। आरोप लगाए कि नहीं लगाए, मुझे बताओ। जब सरकार हमारी बनी, अभी हेमराम चौधरी साहब बता रहे थे, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। मैं 1.5 साल पहले से उनको चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। मैंने चिट्ठी में आग्रह किया कि जांच कराओ, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पता पड़े किसने क्या किया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जयपुर के अंदर एक दिन का अनशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख को मुझे लगा अनशन से पार नहीं पड़ी, हमें जनता के बीच जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है साथियों, दोस्तों, ये समाज को दीमक की तरह खा रहा है। अभी मन से बात कर रहे थे, नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में है, अगर पेपर लीक होता है तो करप्शन की वजह से होता है, भ्रष्टाचार की वजह से होता है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बनी हुई है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। 11 तारीख को अजमेर से, अजमेर आरपीएससी का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, वहां पर पेपर बनते हैं, वहां से शिक्षा परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, नौकरियां लगती हैं। इसलिए अजमेर जो वहां से 125 किलोमीटर दूर है, वहां से मैंने यात्रा शुरू करी। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला, यात्रा कर रहे हो, गर्मी बहुत है, मई का महीना है, बहुत पीड़ा होगी, 4-5 दिन धूप में चलोगे, बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। मैंने उनको कहा, हम और आप अगर 3-5 दिन इस चिलचिलाती धूप में चल लें, ये कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन वो लड़का लड़की जो पढ़ लिख कर 1-2 साल मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और किराए के मकान में रहकर लाखों रुपया खर्च कर एग्जाम लिखने जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। अरे बार बार होता है, क्यों होता है? इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पेपर लीक करने वाले दलाल के, एक पेपर लीक करने वाले दलाल के किराए के मकान पर बुलडोजर चलता है,
लेकिन जो कटारा को गिरफ्तार किया है उसके मकान पे क्यों नहीं चलता बुलडोजर? कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। मछली छोटी हो या बड़ी हो उसे तो पकड़ना पड़ेगा। गुड़ा जी के यहां पर हमने किसान सम्मेलन किया। केंद्र की सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने की बात करी थी, आज तक कुछ किया नहीं। ये बीजेपी वाले भी जो है ये बहुत झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। हमने उनको ललकारने के लिए झुंझुनू के अंदर एक आम सभा करी। वहां मैंने कहा, नागौर में इस बात को मैंने बोला, भाई ये पेपर लीक होता कैसे? ये पेपर लीक तिजोरी से निकलकर लोगों की जेब तक कैसे पहुंचता है? इसमें भ्रष्टाचार होता है। ये पूरा तंत्र, इसको बदलना पड़ेगा। तब कहा गया कि इस पेपर लीक जांच में कोई अधिकारी शामिल नहीं है, कोई नेता शामिल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जांच पूरी हुई नहीं, आप घोषणा कर रहे हो कि कोई किसी का कोई लेन देना नहीं है। अभी कटारा को आपने अरेस्ट कर लिया। ये कटारा जो सदस्य बने आरपीएससी के, किसके कहने पर बने उसका पता करना पड़ेगा। ये आसमान से तो आए नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा नौजवानों के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। मैं तो साथियों आपसे कहना चाहता हूं, इस यात्रा में हम निकले, इस यात्रा का जो संकल्प था जनसंघर्ष यात्रा का, वो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराना था। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको समाप्त करने का हमारा उद्देश्य था। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं अजमेर से निकला था, बड़ी गर्मी थी, बहुत से लोग बोलते थे हो सकता है कुछ लोग यात्रा में ना जुड़ पाएं, और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सचमुच सच जवाब देना। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। आप सच बताना, क्या आपको इस जयपुर की सभा में आने के रोकने के प्रयास हुए, हां कि ना? इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि यही वसुंधरा जी की सरकार में मैंने 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की पदयात्रा, किसान न्याय यात्रा निकाली थी। उस समय भी उस समय की सरकार ने बहुत कोशिश की। कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी, मास्टर, पूरे सरकार का महकमा लग गया था लोगों को रोकने के लिए। लोग रुके नहीं, किसान यात्रा हुई और उस सरकार को हमारे किसानों की मांग को मांगना पड़ा। साथियों, हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है। हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है, और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। अभी आपने भाषण सुना आदरणीय हेमाराम जी का। कुछ दिन पहले हम सब बाड़मेर गए थे, और हेमाराम जी बहुत कम बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, लेकिन आज मैं उनका भाषण सुन रहा था। ये कहां की नीति है? अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, शासक बैठता है कुर्सी के ऊपर। उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं, उसको न्याय करना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, आजकल नींबू दूध बहुत चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तो हमारे विरोधी बोलेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया,
और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या है? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया। मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो, और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, राजस्थान के अंदर हर साल 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां सरकार द्वारा जो एग्जाम होते हैं वो लिखते हैं। हर बच्चा बच्ची तैयारी करता है, उसके माँ बाप पेट काट कर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। गांव से जो बच्चा आता है जयपुर पढ़ने के लिए, वो क्या खर्चा करता है किताब में, ट्यूशन में, कोचिंग में, पैसे में, खाने पीने में, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा वो करते हैं। लाख रुपया साल का खर्च होता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए, जिनकी उम्र निकल गई, जिनके मन में मायूसी आ गई, नौजवान के मन में अगर मायूसी आ जाएगी तो देश का भविष्य बेहतर नहीं है। ये जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के कलेजे में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वास दिलाने के लिए है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, रास्ते निकलेंगे, भविष्य बेहतर होगा। आदरणीय दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने जो मांग रखी हैं, जो अपार जन समर्थन मिला, वो मुझ व्यक्ति को नहीं मिला। मैंने जो मुद्दे जनता के सामने रखे हैं, ये समर्थन उसको मिला है। ये समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार करने को मिला है। ये जन समर्थन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मिला है। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है। राजस्थान के लोग बहुत समझदार लोग हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अखबार में क्या छपता है, नहीं छपता, टेलीविजन पे क्या दिखाते, नहीं दिखाते, लेकिन ये जनता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को एक वादा करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, मुझको और मेरे परिवार को राजनीति में 40-45 साल हो गए। अब नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मुकेश जी, ये नेट पैक सब फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो। 20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का, केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले। लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है, मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारी कमाई है, ये जनता का विश्वास है। इस पे तुम कितने भी आरोप लगा लो, कितनी भी चुगली कर लो, कितनी भी अफवाह फैला लो, आप लोग इन बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं साथियों, इस यात्रा में बहुत सारे साथी हमारे साथ चले। मैं आप सबको आश्वासित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं अब सबके सामने, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं,
मैं इस राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए है, राजनीति सिर्फ पद पर बैठने के लिए है। नौजवान दर दर भटकता रहे, हम सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे, ये संभव नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूं। अभी चुनाव हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है। जनता ने आरोपों को स्वीकार किया, कांग्रेस को बहुमत दिया और भाजपा को मैदान से भगा दिया। ये भ्रष्टाचार ही वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। हमने भी किया था राजस्थान में, लेकिन अब कोई सफाई दे रहा है, दूध और नींबू। कोई कह रहा है कितनी बार बात हुई, 10 बार हुई, 15 बार बात हुई, 20 बार बात हुई। अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मिली भगत है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि हमने अपनी जबान से जो वादा किया लोगों के बीच में, उसको कृपया करके पूरा कर दो। जनता के बीच जाना है हमारे को 6 महीने के बाद। इतने सारे लोग यहां धूप में खड़े हैं, यहां आप लोग सच में मेरी ताकत, हम सबकी हिम्मत, और जो मंच पर लोग बैठे हैं, हम सब आपके सेवक हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सच और न्याय का रास्ता, उस पर हम चलते रहेंगे। अब दोस्तों, वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हम लोगों ने, उसको पूरा करने का समय आ गया। और भी वेद सोलंकी जी भाषण दे रहे थे। वेद बहुत जज्बाती व्यक्ति है। मैं वेद जी आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पेपर लिखे उनके पेपर कैंसिल हो गए, लीक हो गए। उन लाखों बच्चों ने अपने मां बाप के पैसों को जो खर्च किया, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई। अगर बच्चा मेहनत करके पेपर लिखता है और पेपर आउट हो जाता है, उस बच्चे की क्या गलती, मैं पूछना चाहता हूं। उस नौजवान ने क्या बुरा किया? इसलिए हमारी सरकार, हम लोग, ये मैं मांग करता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, प्रत्येक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है। आरपीएससी में जो आज जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है, आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं। किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से, आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है, उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने, कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये
अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है, आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, डाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम लोगों ने, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब याचना नहीं रण होगा, वो बारी भीषण होगा। और जो हमारे साथी हमारे न्याय के मांग के उत्तर में बोलेंगे कि गुटबाजी, अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन, मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और एआईसीसी ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं।
और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो, ये होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कृपा करके शांति से अपनी जगह बैठें और आराम से सभा को समाप्त होने दें। कोई कोशिश भी करे, हमें उत्तेजित नहीं होना है। ये बात ध्यान रखना, हम लोग जिस विचारधारा से बंधे हुए हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। और मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, हमको एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। ये फला धर्म का है, फलाने जिले का है, फलानी समाज का है। तो कान खोल के सुन लो, मेरी रगों में लाल खून है और मैं इस 36 कौम का बेटा हूं और इस प्रदेश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इसलिए आपसे निवेदन, शांति बना के रखो। जो भी करना होगा संयम से करेंगे, आत्मविश्वास से करेंगे। आपने अपने लिए, हमारे लिए जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की सभा जब समाप्त हो तो कृपया करके शांति और भाईचारे से इस सभा को समाप्त करें। आप सब लोगों का जो मंच पे खड़े हैं वो हम सब नतमस्तक हैं आपके आगे, और जो सभा में दूर धूप में खड़े हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दी है वो हमारे हाथों की शक्ति है। हम आपको कभी नीचा नहीं देखने देंगे, वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। राम राम सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब मैं चौधरी नारायण सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद के लिए पधारें। माननीय पायलट साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, राजस्थान से आए हुए युवकों, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पायलट साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो कार्य किया है वो सराहनीय है, वो देश हित में है। मैं कह रहा हूं कि पायलट साहब 100 में से 100 नंबर लेकर के पास हो गए, कोई रोक नहीं सकता। कर्नाटक का चुनाव हुआ, बार बार अमित शाह भारी बहुमत से जीतेंगे, इसलिए यहाँ हमारी सरकार के नेता कहते हैं रिपीट करेंगे। हजार क्या है रिपीट करने का? यदि समझदारी से काम नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का नुकसान होगा। इसलिए आप सब मिलकर के आपके भविष्य के लिए पायलट साहब को कंधे से कंधा मिला करके मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट, सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट, तुम संघर्ष करो। सचिन पायलट, तुम संघर्ष करो। सचिन पायलट, सचिन पायलट। ये आम सभा किसान और नौजवान की आम सभा है, इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश ना करें। आप सब जिम्मेदारी से 10 मिनट मेरी बात सुनने की कृपा करें। दोस्तों, आदरणीय नारायण सिंह जी आज इस सभा में आए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय नारायण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजा के आदरणीय नारायण सिंह जी का आप स्वागत करें। वेद सोलंकी जी, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई साहब, महेश शर्मा जी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा जी, हमारे यूनिवर्सिटी के नौजवान अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी,
श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, लक्ष्मण गाता जी, सरोज मीणा जी, जालोर से अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, चुनीला राजपुरोहित जी, ओम प्रकाश मामू जी, शेर सिंह सूपा साहब, विद्याधर जी, महेंद्र सिंह रलावता जी, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा साहब, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, भीमराज भाटी साहब, गजेंद्र सांकला जी, अजय बोरा जी, पूर्व विधायक नमल किशोर मीणा जी, शोभा सोलंकी जी, पूर्व विधायक रामनारायण जी, विजय जैन साहब, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी, मुकेश शर्मा जी, पूर्व पार्षद सुभाष मील साहब, मनीष यादव जी, आबिद कागजी साहब, ओम बिश्नोई जी, और इस जन संघर्ष यात्रा के समापन में आज आप सब लोग, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, जो इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए हो, मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने मंच पर अपनी बात रखी। मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं क्या परिस्थितियां पैदा हुई, राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ, जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला। आप सब जानते हो, जब 2013 में हमारी सरकार राजस्थान से हटी थी, उस समय 200 में से कांग्रेस के मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का अध्यक्ष बनना है। और इतिहास गवाह है, मंच पर तमाम हमारे साथी बैठे हैं, आप सब ने देखा 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर, सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। आरोप लगाए कि नहीं लगाए, मुझे बताओ। जब सरकार हमारी बनी, अभी हेमराम चौधरी साहब बता रहे थे, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। मैं 1.5 साल पहले से उनको चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। मैंने चिट्ठी में आग्रह किया कि जांच कराओ, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पता पड़े किसने क्या किया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जयपुर के अंदर एक दिन का अनशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख को मुझे लगा अनशन से पार नहीं पड़ी, हमें जनता के बीच जाना चाहिए।
और ये भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है साथियों, दोस्तों, ये समाज को दीमक की तरह खा रहा है। अभी मन से बात कर रहे थे, नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में है, अगर पेपर लीक होता है तो करप्शन की वजह से होता है, भ्रष्टाचार की वजह से होता है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बनी हुई है कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। 11 तारीख को अजमेर से, अजमेर आरपीएससी का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, वहां पर पेपर बनते हैं, वहां से शिक्षा परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, नौकरियां लगती हैं। इसलिए अजमेर जो वहां से 125 किलोमीटर दूर है, वहां से मैंने यात्रा शुरू करी। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला, यात्रा कर रहे हो, गर्मी बहुत है, मई का महीना है, बहुत पीड़ा होगी, 4-5 दिन धूप में चलोगे, बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। मैंने उनको कहा, हम और आप अगर 3-5 दिन इस चिलचिलाती धूप में चल लें, ये कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन वो लड़का लड़की जो पढ़ लिख कर 1-2 साल मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और किराए के मकान में रहकर लाखों रुपया खर्च कर एग्जाम लिखने जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। अरे बार बार होता है, क्यों होता है? इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पेपर लीक करने वाले दलाल के, एक पेपर लीक करने वाले दलाल के किराए के मकान पर बुलडोजर चलता है, लेकिन जो कटारा को गिरफ्तार किया है उसके मकान पे क्यों नहीं चलता बुलडोजर? कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। मछली छोटी हो या बड़ी हो, उसे तो पकड़ना पड़ेगा। गोड़ा जी के यहां पर हमने किसान सम्मेलन किया, केंद्र की सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने की बात करी थी, आज तक कुछ किया नहीं। ये बीजेपी वाले भी जो है ये बहुत झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। हमने उनको ललकारने के लिए झुंझुनू के अंदर एक आम सभा करी, वहां मैंने कहा, नागौर में इस बात को मैंने बोला, भाई ये पेपर लीक होता कैसे है? ये पेपर लीक तिजोरी से निकलकर लोगों की जेब तक कैसे पहुंचता है? इसमें भ्रष्टाचार होता है, ये पूरा तंत्र, इसको बदलना पड़ेगा। तब कहा गया कि इस पेपर लीक जांच में कोई अधिकारी शामिल नहीं है, कोई नेता शामिल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जांच पूरी हुई नहीं, आप घोषणा कर रहे हो कि कोई किसी का कोई लेन देना नहीं है। अभी कटारा को आपने अरेस्ट कर लिया, ये कटारा जो सदस्य बने आरपीएससी के, किसके कहने पर बने उसका पता करना पड़ेगा। यह आसमान से तो आए नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा नौजवानों के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। मैं तो साथियों आपसे कहना चाहता हूं, इस यात्रा में हम निकले, इस यात्रा का जो संकल्प था जन संघर्ष यात्रा का, वो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराना था। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको समाप्त करने का हमारा उद्देश्य था। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं अजमेर से निकला था, बड़ी गर्मी थी, बहुत से लोग बोलते थे हो सकता है कुछ लोग यात्रा में ना जुड़ पाएं, और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सचमुच सच जवाब देना। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, आप सच बताना, क्या आपको इस जयपुर की सभा में आने के रोकने के प्रयास हुए, हां कि ना? इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि यही वसुंधरा जी की सरकार में मैंने 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की पदयात्रा, किसान न्याय यात्रा निकाली थी। उस समय भी उस समय की सरकार ने बहुत कोशिश की, कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी, मास्टर, पूरे सरकार का महकमा लग गया था लोगों को रोकने के लिए। लोग रुके नहीं, किसान यात्रा हुई और उस सरकार को हमारे किसानों की मांग को मांगना पड़ा।
साथियों, हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। अभी आपने भाषण सुना आदरणीय हेमाराम जी का। कुछ दिन पहले हम सब बाड़मेर गए थे और हेमाराम जी बहुत कम बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, लेकिन आज मैं उनका भाषण सुन रहा था। ये कहां की नीति है? अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, शासक बैठता है कुर्सी के ऊपर, उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं, उसको न्याय करना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, आजकल नींबू दूध बहुत चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तो हमारे विरोधी बोलेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या है? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया, मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो, और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, राजस्थान के अंदर हर साल 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां सरकार द्वारा जो एग्जाम होते हैं वो लिखते हैं। हर बच्चा बच्ची तैयारी करता है, उसके माँ बाप पेट काट कर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। गांव से जो बच्चा आता है जयपुर पढ़ने के लिए, वो क्या खर्चा करता है किताब में, ट्यूशन में, कोचिंग में, पैसे में, खाने पीने में, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा वो करते हैं। लाख रुपया साल का खर्च होता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए, जिनकी उम्र निकल गई, जिनके मन में मायूसी आ गई, नौजवान के मन में अगर मायूसी आ जाएगी तो देश का भविष्य बेहतर नहीं है। ये जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के कलेजे में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वास दिलाने के लिए है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, रास्ते निकलेंगे, भविष्य बेहतर होगा। आदरणीय दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने जो मांग रखी है, जो अपार जन समर्थन मिला, वो मुझ व्यक्ति को नहीं मिला। मैंने जो मुद्दे जनता के सामने रखे हैं, ये समर्थन उसको मिला है। ये समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार करने को मिला है। ये जन समर्थन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मिला है। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है। राजस्थान के लोग बहुत समझदार लोग हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अखबार में क्या छपता है, नहीं छपता, टेलीविजन पे क्या दिखाते, नहीं दिखाते, लेकिन ये जनता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है। मैं इस मौके पर
आप सब लोगों को एक वादा करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, मुझको और मेरे परिवार को राजनीति में 40-45 साल हो गए। अब नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मुकेश जी, ये नेट पेट सब फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो। 20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का। केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले। लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारी कमाई है, ये जनता का विश्वास है। इस पे तुम कितने भी आरोप लगा लो, कितनी भी चुगली कर लो, कितनी भी अफवाह फैला लो, आप लोग इन बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं साथियों, इस यात्रा में बहुत सारे साथी हमारे साथ चले। मैं आप सबको आश्वासित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं अब सबके सामने, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए है, राजनीति सिर्फ पद पर बैठने के लिए है। नौजवान दर दर भटकता रहे, हम सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे, ये संभव नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूं। अभी चुनाव हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है। जनता ने आरोपों को स्वीकार किया, कांग्रेस को बहुमत दिया और भाजपा को मैदान से भगा दिया। ये भ्रष्टाचार ही वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। हमने भी किया था राजस्थान में, लेकिन अब कोई सफाई दे रहा है। दूध और नींबू, कोई कह रहा है कितनी बार बात हुई, 10 बार हुई, 15 बार बात हुई, 20 बार बात हुई। अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मिलीभगत है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि हमने अपनी जबान से जो वादा किया लोगों के बीच में, उसको कृपया करके पूरा कर दो। जनता के बीच जाना है हमारे को 6 महीने के बाद। इतने सारे लोग यहां धूप में खड़े, यहां आप लोग सच में मेरी ताकत, हम सबकी हिम्मत, और जो मंच पर लोग बैठे हैं, हम सब आपके सेवक हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सच और न्याय का रास्ता, उस पर हम चलते रहेंगे। अब दोस्तों, वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हम लोगों ने, उसको पूरा करने का समय आ गया। और भी वेद सोलंकी जी भाषण दे रहे थे। वेद बहुत जज्बाती व्यक्ति है। मैं वेद जी आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पेपर लिखे उनके पेपर कैंसिल हो गए, लीक हो गए। उन लाखों बच्चों ने अपने मां बाप के पैसों को जो खर्च किया, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, अगर बच्चा मेहनत करके पेपर लिखता है और पेपर आउट हो जाता है, उस बच्चे की क्या गलती है मैं पूछना चाहता हूं। उस नौजवान ने क्या बुरा किया? इसलिए
हमारी सरकार, हम लोग, ये मैं मांग करता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, प्रत्येक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है, आरपीएससी में जो आज जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है, आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो, जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से, आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें, आरपीएससी को भंग कर कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर कर मुझे बता दो ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो
पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम लोगों ने, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब यातना नहीं, रण होगा, वो बारी भीषण होगा। और जो हमारे साथी हमारे न्याय के मांग के उत्तर में बोलेंगे कि गुटबाजी, अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन, मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और एआईसीसी ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कृपया करके शांति से अपनी जगह बैठें और आराम से सभा को समाप्त होने दें। कोई कोशिश भी करे, हमें उत्तेजित नहीं होना है। ये बात ध्यान रखना, हम लोग जिस विचारधारा से बने हुए हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। और मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, हमको एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। ये फला धर्म का है, फलाने जिले का है, फलानी समाज का है। तो कान खोल के सुन लो, मेरी रगों में लाल खून है और मैं इस 36 कौम का बेटा हूं और इस प्रदेश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इसलिए आपसे निवेदन, शांति बना के रखो। जो भी करना होगा संयम से करेंगे, आत्मविश्वास से करेंगे। आपने अपने लिए, हमारे लिए जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की सभा जब समाप्त हो तो कृपया करके शांति और भाईचारे से इस सभा को समाप्त करें। आप सब लोगों का जो मंच पे खड़े हैं, वो हम सब नतमस्तक हैं आपके आगे, और जो सभा में दूर धूप में खड़े हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दी है वो हमारे हाथों की शक्ति है। हम आपको कभी नीचा नहीं देखने देंगे, वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। राम राम साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब मैं चौधरी नारायण सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद के लिए पधारें। माननीय पायलट साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, राजस्थान से आए हुए युवकों, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पायलट साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो कार्य किया है वो सराहनीय है, वो देश हित में है। मैं कह रहा हूं कि पायलट साहब 100 में से 100 नंबर लेकर के पास हो गए, कोई रोक नहीं सकता। कर्नाटक का चुनाव हुआ, बार बार अमित शाह भारी बहुमत से जीतेंगे, इसलिए यहाँ हमारी सरकार के नेता
कैसे रिपीट करेंगे, 1000 क्या है रिपीट करने का। यदि समझदारी से काम नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का नुकसान होगा। इसलिए आप सब मिल करके आपके भविष्य के लिए पायलट साहब को कंधे से कंधा मिला करके मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट, सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, सचिन पायलट तुम संघर्ष करो। सचिन पायलट, सचिन पायलट, 36 कौम का नेता सचिन पायलट, युवाओं की किसानों की आवाज सचिन पायलट, ईमान है सचिन पायलट, सचिन पायलट, शक्तिमान है 36 कौम से आई आवाज। पुकार है ये भागवत है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। जैसा बाप वैसा बेटा सचिन पायलट है वो जैसा बाप वैसा बेटा, वही तो महान है। जैसा बाप वैसा बेटा सचिन पायलट है वो जैसा बाप वैसा बेटा ठोकरों मार दो 36 कौम से आई आवाज। अंत है नहीं तुम मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी